इस लेक्चर में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को डिस्कस कर देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को यूके पार्लियामेंट ने 2 अगस्त 1858 को पास किया और 1 नवंबर 1858 से इम्प्लीमेंट कर दिया। जो रीज़न था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को पास करने का, वो था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज़ थी, जो पावर्स थे, वो ख़त्म करने थे और वो पॉलिसीज़, पावर्स, अथॉरिटी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, वो अब ब्रिटिश क्राउन को दिया जाए। दैट मीन्स अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पे ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली फंक्शनिंग करेंगे यहाँ इंडिया में। सो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, उसको ट्रांसफ़र करना था अब क्राउन को, सो दैट ब्रिटिश इंडिया पे क्राउन जो है अब डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फंक्शन करेगा। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है या जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज़ थे, वो टेरिटरीज़ जो है ट्रांसफ़र ब्रिटिश क्राउन को किया जाएगा। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स को ख़त्म करना, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स, जो भी पावर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, वो ख़त्म करना और ब्रिटिश क्राउन को वो पावर्स देना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का बेसिक रीज़न था पास करने का। बेसिकली होता क्या है, जो लॉर्ड पाल्मरस्टोन था, वो प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, उन्होंने एक्चुअली एक बिल जो है पास कर दी थी कि अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स जो है वो ख़त्म किए जाए और वो पावर्स जो है ट्रांसफ़र क्राउन को किया जाए। इसने ये जो लॉर्ड पाल्मरस्टोन थे, इन्होंने कई सारे रीज़न्स दिए थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो डिफेक्ट्स थे या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम वहाँ पे है, उनमें जो डिफेक्ट्स थे, वो डिफेक्ट्स को ख़त्म करना बेसिक पर्पस रहा इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को पास करने में। लेकिन होता क्या है कि इससे पहले कि लॉर्ड पाल्मरस्टोन जो है वो ये बिल पास कर देते, उनको रिज़ाइन करना पड़ा किसी और इशू पे। वो इशू क्या था कि इटालियन रिबेलियन फिलास ओर्सिनी जो थे, वो फ्रेंच एम्परर को असैसिनेट करने की कोशिश कर रहे थे एक बॉम्ब के थ्रू। तो इससे क्या हुआ था कि फ्रेंच जो थे वो भड़क उठे। फ्रेंच जो थे वो उन्होंने एक आउटरीच शुरू कर दे दिया। तो इसी ये जो ये जो इटालियन रिपब्लिकन की जो ये साजिश थी, इस साजिश के अगेंस्ट पाल्मरस्टोन ने एक कॉन्स्पायरेसी टू मर्डर बिल जो है इंट्रोड्यूस कर दी थी। और ये जो कॉन्स्पायरेसी टू मर्डर बिल इंट्रोड्यूस कर दी थी, जब इसकी डिस्कशन जो है पार्लियामेंट में चल रही थी, तो वहाँ पे कंजर्वेटिव्स जो है फर्स्ट रीडिंग में उन्होंने वोट दे दिया इन फेवर ऑफ दिस कॉन्स्पायरेसी टू मर्डर बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पाल्मरस्टोन। लेकिन जो ही सेकेंड रीडिंग हो जाती है, सेकेंड रीडिंग में वो एब्सटेन कर रहे हैं, उन्होंने वोट जो है अगेंस्ट दे दिया इस बिल को। ये एक रीज़न रहा है पाल्मरस्टोन को कि उनको रिज़ाइन देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनका जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो था वो छिन गया था, वो नहीं रह पाया था। कंजर्वेटिव्स ने उनको सेकेंड रीडिंग में इस कॉन्स्पायरेसी टू मर्डर बिल में वोट नहीं किया था, उन्होंने इसके अगेंस्ट में कर दिया था। तो जब उन्होंने रिज़ाइन कर दे दिया और यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की जो बिल थी वो पेंडिंग रह गई है। फिर इसके बाद एडवर्ड स्टैनली जो थे, एडवर्ड स्टैनली ने ये एक और बिल इंट्रोड्यूस कर दी थी जिसको हम
एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस इन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसको पास कर दे दिया है 2 अगस्त 1858 को, और यही फिर 1 नवंबर 1858 से इम्प्लीमेंट हो चुका है। ये बिल जो है, ये एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये वाइसराय ऑफ लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। बेसिकली उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माने जाते थे, और इसी एक्ट के थ्रू वाइसराय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय बना दिया गया, और वाइसराय जो फर्स्ट वाइसराय हमारे बन गए हैं वो लॉर्ड कैनिंग थे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस कर देंगे। बेसिकली जो म्यूटिनी चली थी, इंडियन रिबेलियन 1857 जो चली थी, ये एक बेसिक रीज़न था यहाँ पे कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है पास करने का, ये एक बेसिक रीज़न रहा। क्योंकि ये जो रिवोल्ट 1857 चला है, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक सीवियर जोल्ट दे दिया है। हम ये कह सकते हैं कि एक सीवियर जोल्ट दे दिया, क्योंकि यहाँ पे जो नेटिव्स थे, चाहे लोग थे, आर्मी थे, नेटिव्स, वो भड़क उठे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट पे या ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो साख्त थी वो ख़त्म हो गई थी। क्योंकि कंपनी के अगेंस्ट काफ़ी एक रिजेंटमेंट हो चुका था, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, उनके डिसीजंस की वजह से काफ़ी रिजेंटमेंट खड़ा हो गया था यहाँ पे इंडिया में। तो कंपनी के पावर्स को हटाना, फिर जो भी उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था या पॉलिटिकल कंट्रोल था, वो एक रीज़न माना जाता है। इसी तरीके से 1853 से ही ये माना जाता है कि जितने भी इंग्लिश ट्रेडर्स थे या जितने भी इंग्लिश सेटलर्स यहाँ पे थे, वो बेसिकली जो उनका एक इंटरेस्ट था इंडिया में सेटल होने का या ट्रेड करने का, वो भी कहीं ना कहीं तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नेगलेक्ट हो चुका था। सो हम ये कह सकते हैं कि चाहे इंग्लिश ट्रेडर्स थे, इंग्लिश सेटलर्स थे, या यहाँ पे जो नेटिव्स थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से काफ़ी परेशान थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के डिसीजन से काफ़ी परेशान लग रहे थे। तो इसी बीच में जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के पाल्मरस्टन, उन्होंने ये जो बिल इंट्रोड्यूस कर दी थी पार्लियामेंट में, तो वहाँ पे कई सारे रीजंस दिए थे। उन्होंने कह दिया था कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कॉम्प्लेक्स है या एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दे दिया है, ये इरेशनल नेचर है डबल गवर्नमेंट का। डबल गवर्नमेंट जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कई सारे डिफेक्ट्स, कई सारे रीजंस दे दिए हैं पाल्मरस्टोन ने इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को पास करने के लिए। लेकिन फाइनली उनके टाइम पे तो नहीं हुआ था, फिर एडवर्ड स्टैनली जो है उनके टाइम पे हो चुका था। तो पार्लियामेंट ने ये 2 अगस्त को पास कर दे दिया है, और फिर 1 नवंबर 1858 से ये इम्प्लीमेंट हो चुका था। ये भी माना जाता है कि यहाँ पे इंडिया में जो है, इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो रूल है, इसको अब सुपर सीड करेगा क्राउन। इस एक्ट के थ्रू कंपनी का रूल जो है अब सुपर सीड करेगा क्राउन या ब्रिटिश क्राउन जिसको कहेंगे हम। और कंपनी के रूल्स जो है, पावर्स जो है, अथॉरिटी जो है, वो अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को यहाँ पे बिठा दिया जाएगा। वही अब ब्रिटिश क्राउन के पावर्स को या ब्रिटिश क्राउन के अथॉरिटी को यूटिलाइज करेगा, यहाँ पे सर्विसेज दे देगा। क्वीन विक्टोरिया जो है, उन्होंने भी अपना एक प्रोक्लेमेशन निकाल दिया था, क्वीन प्रोक्लेमेशन 1858 के नाम से जिसको हम जानते हैं।
वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। वो मोनार्क थी ब्रिटेन में, और फिर इसी एक्ट के थ्रू इसको अब ये कहा जाता है कि ये अब सॉवरेन बन गई है ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया में, और इसका एक टाइटल दे दिया है एम्प्रेस ऑफ इंडिया। इसी एक्ट के थ्रू एम्प्रेस ऑफ इंडिया जो है, इसी एक्ट के थ्रू इसको एक टाइटल मिला है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि ऑब्जेक्टिव अगर हम कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको लिक्विडेट करना, उसको ख़त्म करना, और उनकी जो पावर्स है वो ट्रांसफ़र कर दे देना ब्रिटिश क्राउन को। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव था इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। की प्रोविजंस की तरफ आ जाएंगे। बहुत सारे प्रोविजंस इस एक्ट में थे। सबसे पहले तो यही कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स है वो ख़त्म किया जाए, और इसकी जगह पे अब डायरेक्टली जो है कोई ये ब्रिटिश क्राउन जो है वो रेगुलेट कर देगा वो पावर्स। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर्स थे वो अब रेगुलेट ब्रिटिश क्राउन करेगा। और यही एक एक्ट रहा है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया को अब डायरेक्टली ब्रिटिश कॉलोनी बना दी गई है। इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू ब्रिटिश इंडिया को डायरेक्टली ब्रिटिश कॉलोनी बना दी गई है। होता क्या है, कंपनीज़ के जो टेरिटरीज थे यहाँ इंडिया में वो अब क्वीन के नाम पे ही वेस्ट किए जाएंगे। दैट मीन्स जो ब्रिटिश क्राउन जो है वो अब डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शंस करेंगे, और जहाँ पे भी कंपनी का कंट्रोल था, जहाँ पे भी कंपनी अपनी पावर्स यूज़ कर रहे थे, वो पावर्स जो है अब ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। या हम ये कहेंगे कि अब जो है गवर्न डायरेक्टली क्वीन के नाम पे किया जाएगा। जो मैंने अभी आपको कह दिया था कि एम्प्रेस ऑफ इंडिया का खिताब मिला है और क्वीन को, तो इसी के नाम पे अब गवर्न किया जाएगा यहाँ इस एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। देन इसी टाइम पे क्वीन ने एक क्वीन्स प्रोक्लेमेशन 1858 इंट्रोड्यूस कर दिया था। यहाँ पे कई सारे वादे किए थे क्वीन ने। वो थे कि जो लोग हैं इंडिया के उनको अपने राइट्स दिए जाएंगे। ये क्वीन का वादा था कि इस एक्ट के थ्रू जो लोगों के राइट्स है वो उनको फुलफ़िल किए जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे उनको कह दिया गया था कि भाई आपको जो है कंप्लीट फ्रीडम दिया जाएगा अपना रिलीजन चूज़ करने के लिए, और साथ ही साथ इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका भी दिया जाएगा। एक तो रिलीजन की बात हो गई है इस क्वीन प्रोक्लेमेशन में, और दूसरी कि यहाँ पे एक ग्रेजुअल पार्टिसिपेशन हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। ये वादे जो है क्वीन ने अपनी क्वीन्स प्रोक्लेमेशन 1858 में किए थे। देन ये जो इंडियन सिविल सर्विस जो है, इंडियन सिविल सर्विस में ये भी कह दिया गया है कि जब इंडियंस को लिया जाएगा तो यहाँ पे एक मेरिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जो डिस्क्रिमिनेशन पहले हुआ करती थी वो डिस्क्रिमिनेशन जो है ख़त्म की जाएगी। तो मेरिट सिस्टम के बेस पे यहाँ पे इंडियंस को रिक्रूट किया जाएगा। देन इसके बाद जो क्वीन्स प्रोक्लेमेशन 1858 है, यहाँ पे कई और सारे वादे भी किए गए हैं। लाइक कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसको भी ख़त्म किया जाएगा, और जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया था उसको भी ख़त्म किया जाएगा। ये भी इस क्वीन्स प्रोक्लेमेशन का एक पार्ट था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में उसको भी ख़त्म किया जाएगा, जो इसी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, तो इसको भी ख़त्म किया जाएगा। अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, इनके पावर्स जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। दैट मीन्स यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वो अब पावर्स सभी ग्रैब करेंगे
जो पावर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास थे। तो इसी बीच में फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बना दिए गए यहाँ पे, उनका नाम था लॉर्ड स्टैनली। इस एक्ट के थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, इसको कई सारे पावर्स दिए गए हैं, बहुत सारे, जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सटेंसिव पावर्स दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये आंसरेबल किसी को भी नहीं होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है, ये आंसरेबल किसी को नहीं होगा, और ये वही करेगा जो ये चाहेगा। दैट मीन्स इसको जो अपना मन करेगा वो चीज़ें वो इंट्रोड्यूस करेगा, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के बेस पे, लेकिन ये आंसरेबल किसी को नहीं होगा। और ये भी इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू डिक्लेयर कर दे दिया गया है कि ना पार्लियामेंट ना इंडियन काउंसिल इसको बाइंड कर सकता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। दोनों इंस्टीट्यूशंस को, चाहे पार्लियामेंट हो या इंडियन काउंसिल हो, इनको अपने पावर्स दिए गए हैं और उनको अपने पावर्स के थ्रू ही काम करना होगा। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जो पावर्स दिए गए हैं, वो अपने पावर्स यूटिलाइज करेगा अकॉर्डिंगली। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये बेसिकली ब्रिटिश एमपी था। इसको, ये जो ब्रिटिश एमपी बेसिक डिजिग्नेशन थी इसकी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। और ये भी हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश एमपी जो कि यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया है, वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट का एक मेंबर था। तो लॉर्ड स्टैनली जो थे वो ब्रिटिश एमपी थे और प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे। इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक बॉडी दी गई थी। इस बॉडी में 15 मेंबर्स थे। सो हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एक बॉडी दी गई थी। और वो काउंसिल जो था, एक काउंसिल जो बना दिया गया था 15 मेंबर का, 15 मेंबर्स का, ये काउंसिल जो है सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी रोल प्ले कर देगा। और इस एडवाइजरी बॉडी का, इस काउंसिल का चेयरमैन जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया था। तो लॉर्ड स्टैनली जो है फर्स्ट चेयरमैन बना दिया गया है, या फर्स्ट चेयरमैन बना दिया गया है इस एडवाइजरी बॉडी का या इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल का। फंक्शनिंग जो है, फंक्शनिंग में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, ये एक बेसिक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बना दिया गया है बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में हेड कौन कर रहा था? वाइसराय, जो मैंने अभी आपको कह दिया है कि वाइसराय अब इंडिया में रहेगा और फिर ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगा। तो इन दो के बीच में जो गवर्नमेंट को सजेशंस पास करेगा, जो गवर्नमेंट को मेजर डिसीजंस लेने होंगे, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू ही लेने होंगे। क्यों? क्योंकि इसको एक कंप्लीट अथॉरिटी दी गई है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक कंप्लीट अथॉरिटी दी गई है और हम ये कह सकते हैं कि एक कंप्लीट कंट्रोल दिया गया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे। इसको ये भी पावर्स दिए गए हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कि वो सेक्रेट डिस्पैच जो है पास ऑन कर सकते हैं विदाउट कंसल्टिंग हिज काउंसिल। सेक्रेट डिस्पैच जो है वो पास ऑन कर सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को विदाउट कंसल्टिंग हिज ओन काउंसिल। ये भी पावर्स दिए गए हैं इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू ही पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं विद रेफरेंस टू द स्टेट अफेयर्स इन इंडिया। जो भी यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलानी होगी, जो भी यहाँ पे आपको डिसीजंस लेने होंगे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं
थ्रू द प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल, और वो प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू ही। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल है, ये एक बॉडी कॉरपोरेट बना दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि ये कैपेबल ऑफ स्यूइंग है, और कैपेबल ऑफ स्यूइंग के साथ साथ बीइंग स्यूड इन इंग्लैंड एंड इन इंडिया। दैट मीन्स ये फुल्ली कॉरपोरेट बॉडी बना दी गई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्यू कर सकती है, यहाँ पे स्यू हो सकती है, यहाँ पे इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी, और दूसरों को भी स्यू कर सकते हैं, कोर्ट में अपनी पेशी जो है कर सकते हैं। सो ये जो क्वींस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी हम इसको कह सकते हैं। इस क्वींस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कई सारे पावर्स जो है डिजिग्नेट कर दिए गए हैं, कई सारे ड्यूटीज़ जो है डिजिग्नेट कर दिए गए हैं। वो पावर्स, वो अथॉरिटी जो ऑलरेडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास थे, वो पावर्स, वो अथॉरिटीज़ अब इस क्वींस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास दिए गए हैं। देन ये चीज़ जो है कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल बना दिया गया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को का नाम जो है, टाइटल जो है, डेजिग्नेशन जो है, वो चेंज कर दे दिया गया है वाइसराय ऑफ इंडिया। और फर्स्ट वाइसराय जो मैंने अभी आपको कह दिया है कि लॉर्ड कैनिंग को बना दिया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ही हो चुका है कि वाइसराय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, उनकी डेजिग्नेशन चेंज करके वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया है। देन वाइसराय और गवर्नर्स जो बाकी प्रेसिडेंसीज के थे, उनको अब क्राउन के थ्रू ही अपॉइंट किया जाएगा। वाइसरायज और गवर्नर्स जो बाकी प्रेसिडेंसीज के होंगे, उनको अब क्राउन के थ्रू ही अपॉइंट किया जाएगा। और वाइसराय को असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी सेटअप कर दिया गया है। वाइसराय को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेटअप कर दिया गया है। और इसी एक्ट के थ्रू ये भी डिसाइड कर दिया गया है कि जो बाकी इंडियन चीफ्स है, इंडियन प्रिंसेस है, जो कि नॉर्मली हम ये कहते हैं कि मोर देन 560 है, उनको अब एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन एक कंडीशन के बेस पे। वो कंडीशन क्या है कि ये जितने भी इंडियन प्रिंसेस हैं, इंडियन चीफ्स हैं, उनको ब्रिटिश रूल या हम कहेंगे कि ब्रिटिश स्यूजेरेनिटी को एक्सेप्ट करना होगा। दैट मीन्स एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वाइसराय का बना दिया गया है, जो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइसराय को असिस्ट कर देंगे। और साथ ही साथ जो इंडियन प्रिंसेस रह गए हैं, इंडियन चीफ्स जो रह गए हैं, जिनको मैंने आपको बता दिया है कि मोर देन 560 हम काउंट करते हैं, उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन एक कंडीशन के बेस पे। वो कंडीशन क्या थी कि इन इंडियन प्रिंसेस और इंडियन चीफ्स को ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश स्यूजेरेनिटी जो है वो एक्सेप्ट करनी होंगी। और जो म्यूटिनी में इन्वॉल्व लोग थे, उन सारे लोगों को पार्डन दिया जाएगा। ग्रांट ऑफ पावर जो है, ग्रांट ऑफ पार्डन जो है वो दिया जाएगा, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट कर दिया है इंडियन म्यूटिनी में। एक्सेप्ट यहाँ पे भी एक कंडीशन रख दी गई है, जिन्होंने ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को, ब्रिटिश सिटीजन्स को किल कर दे दिया है, उनके बगैर जितने भी लोग हैं उनको पार्डन किया जाएगा। सो ये बेसिक फीचर्स थे इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के। देन डिफेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये कह सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एक डोमिनेटिंग कल्चर था एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल का, और इस डोमिनेटेड
एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल की वजह से लोगों को, जो लोग यहाँ पे थे, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है। ये एक डिफेक्ट माना जाता है। साथ ही साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, इसको सुप्रीम अथॉरिटी कहने लगे हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कई बहुत सारी पावर्स दिए गए हैं, सुप्रीम अथॉरिटी, और ये फ्री था कोई भी डिसीजन लेने के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। और सिर्फ इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो ये थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो कहेगा वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी होगी। बाकी यहाँ पे क्या होने वाला है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कंट्रोल में था, लेकिन आंसरेबल नहीं था इस चीज़ का। तो ये डिफेक्ट्स थे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, इसको हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्मूथ फंक्शनिंग चलने लगी है। और जो चीज़ें खासकर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में था, वो ख़त्म कर दिया गया है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। सो दिस वाज ऑल अबाउट। थैंक यू।